हेलो बच्चों, 8वीं बोर्ड परीक्षा 2025 कक्षा 8 की जो विज्ञान का पेपर होने वाला है आज आपके, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। और इस वीडियो में हम आपके जो इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन है उन सभी की चर्चा करेंगे। और इनमें से खूब सारे क्वेश्चन आज के पेपर में आपको देखने को मिलेगा। इसका टेस्ट भी दे सकते हैं आप, ऐप के ऊपर इसका टेस्ट उपलब्ध है। और आपके ऐप के ऊपर मैंने 2 टेस्ट आपके डाल रखे हैं, एक तो 160 प्रश्नों का टेस्ट और एक आपके 156 प्रश्नों का टेस्ट। इन दोनों ही प्रश्नों का टेस्ट आपके लिए बिल्कुल फ्री है। आप ऐप के ऊपर जाकर फ्री टेस्ट में टेस्ट दे सकते हैं। इन दोनों टेस्ट का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसमें से आपके जो 100% परीक्षा में प्रश्न है जो हूबहू आपके पेपर देखने को मिलेगा। तो ऐप के ऊपर आपको ये सारी चीज़ उपलब्ध है, आप इसको ज़रूर देख लेना। पहला प्रश्न आपके सामने है कि ईंधन का अपूर्ण दहन से कौन सी विषैली गैस बनती है। तो ईंधन का जो अपूर्ण दहन होता है उससे विषैली गैस बनती है, उसको कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कहते हैं। और ये जो बहुत ही खतरनाक गैस होती है, मनुष्य के लिए बहुत ही हानिकारक गैस होती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन का कितना परसेंट है, तो 78% है, जो कि सबसे ज़्यादा है। ऑक्सीजन प्राणवायु 21% है और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो 0.003% है। और आपको पूछे कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है, तो आपको जो CO2 का नाम लेना है। ग्रहों में कौन सा द्रव ईंधन काम आता है, तो ग्रहों में LPG जो है वो आपका द्रव ईंधन के रूप में काम आता है। तो याद रखें, ग्रहों में ईंधन के रूप में LPG को काम लेते हैं। और LPG का पूरा नाम होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और वाहनों में ईंधन के रूप में आजकल डीजल और पेट्रोल की जगह पे CNG का प्रयोग किया जा रहा है, जिसका पूरा नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। आप वनोन्मूलन को रोकने के लिए क्या सुझाव देंगे? कागज़ का पुनः उपयोग करेंगे, कागज़ की बचत करेंगे, कागज़ का पुनर्चक्रण करेंगे, तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आवर्ती का मात्रक क्या होता है, तो आवर्ती का मात्रक होता है हर्ज। आपको बताना है कि इसमें आवर्ती का मात्रक क्या होता है, तो हर्ज होता है। आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए आप अपने मित्र को क्या सुझाव देंगे? तो टेलीविज़न रेडियो की ध्वनि प्रबलता कम करना, औद्योगिक मशीनों को शहर से दूर लगाना, वाहनों के हॉर्न का उपयोग कम करना, उपरोक्त सभी इसका उत्तर रहेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके उपरोक्त सभी। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ जो विद्युत का सुचालक होता है। तो इसमें जो विद्युत का सुचालक होता है वो इसमें एल्यूमिनियम जो पदार्थ का सुचालक है। बाकी इसमें आपकी जो रबड़ है, लकड़ी है और आपकी प्लास्टिक वो विद्युत का कुचालक है। सबसे तन्य धातु की बात करें तो सोना सबसे तन्य धातु, इससे खींचकर जो लंबा तार बनाया जा सकता है। गैस का बर्नर, साइकिल का हैंडल और पहियों की रिम पर जो क्रोमियम का लेपन क्यों किया जाता है? तो ये क्रोमियम चमकदार होती हैं, संक्षारित नहीं होती हैं और खरोंचों का प्रतिरोध करती है, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी रहेगा। आप निम्न में से किसी घर्षण को द्वारा आसानी से आवेशित नहीं कर सकते। तो तांबे की जो वस्तु होती है उसको घर्षण से आवेशित नहीं कर सकते। बाकी प्लास्टिक का स्केल, फुला हुआ गुब्बारा, ऊनी स्वेटर, इनको अपन आवेशित कर सकते हैं। फिर आपके 9 से 12 तक के जो प्रश्न है वो 2-2 नंबर के आएंगे। पारंपरिक और आधुनिक सिंचाई की साधनों की सारणी बनानी। पारंपरिक साधन में आपकी जो मोट है, डेकली है, रेहट है। और आधुनिक सिंचाई की बात करें तो फिर आपका ड्रिप सिस्टम और आपका छिड़काव तंत्र है। और ड्रिप सिस्टम को बूंद बूंद पद्धति कहते हैं और फव्वारा पद्धति को छिड़काव तंत्र के रूप में जाना जाता है। जो छिड़काव तंत्र है वो आपके असमतल भूमि के लिए होता है और समतल भूमि के लिए ये बूंद बूंद पद्धति काम में ली जाती हैं। फिर आपके अगला प्रश्न है ये कि प्रतिजैविक औषधियों का निर्माण आप किसका उपयोग करेंगे? तो प्रतिजैविक औषधियों का निर्माण के लिए जिसमें प्रमुख जो सूक्ष्म जीव है इसमें आपके जीवाणु और कवक का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि आपको LPG CNG का पूरा नाम बताना है। तो LPG का पूरा नाम लिक्विड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस। CNG का पूरा नाम संपीड़ित प्राकृतिक गैस होगा। खिलाड़ी कीलदार जूते स्पाइक्स का उपयोग क्यों करते हैं? तो भाई स्पाइक्स से जो घर्षण बढ़ जाता है और स्पाइक्स से घर्षण पर सड़क सतह पर फर्श पर जो पकड़ जो मजबूत हो जाती है और फिसलने की संभावना नहीं रहती, इसलिए स्पाइक्स का प्रयोग किया जाता है। मिलान करना है रासायनिक उर्वरक, तो आपके यूरिया और सुपर फास्फेट हो जाएगा। कार्बनिक खाद में पशु अपशिष्ट, गोबर, पादप अवशेष हो जाएगा। और खरीफ की फसल में आपके चावल, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन ये सभी होंगी, जुलाई महीने में बोई जाती हैं। और थ्रेसिंग की बात करें तो अनाज के दाने को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। रबी की फसल शीत ऋतु में होती है। गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी ये सभी इसके उदाहरण हैं। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए राइजोबियम जीवाणु की भूमिका का महत्व बताइए। तो राइजोबियम जीवाणु लेग्यूम जो पौधे होते हैं जैसे सेम, मटर, इनकी ग्रंथिकाओं में रहते हैं और ये सजीवता कहलाती है। राइजोबियम जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर पौधों को जो उपयोगी बनाते हैं और इसका जो परसेंटेज 78% होता है नाइट्रोजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपको सत्य सत्य बताना है। जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले ईंधन है। तो बिल्कुल सत्य, जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले हैं, जैसे पेट्रोलियम है, कोयला है, प्राकृतिक गैस है, वो जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है।
कोयला और पेट्रोल असीमित संसाधन, ये असत्य हो जाएगा। कोयला पेट्रोल ये सीमित संसाधन है, तो ये आपके असत्य रहेगा। कोयला विभिन्न पदार्थों का मिश्रण होता है, तो ये कोलता और विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है, तो ये भी आपके सत्य होगा। पैराफिन मोम और इसका उपयोग मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन बनाने में किया जाता है, ये बिल्कुल सत्य है। फिर आपके दो अंतर लिखने आपके ज्वाला और दहन में। दहन में अंतर आपके लिखने और ज्वाला में अंतर लिखना है। तो दहन रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जो पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उष्मा देता है, और ज्वाला जिसमें जो दहन के समय वाष्पित पदार्थ से जो उत्पन्न होती है उसको ज्वाला कहते हैं। दहन अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करती है और ज्वाला जो कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करती है। फिर आपको इसका जो अर्थ बताना है रेड डाटा बुक। तो रेड डाटा बुक क्या होती है, जिसको IUCN प्रकाशित करता है। रेड डाटा बुक वह पुस्तक होती है जिसमें सभी संकटात्मक स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है और पौधों, जंतुओं और अन्य स्पीसीज के लिए अलग अलग जो रेड डाटा पुस्तकें उपलब्ध हैं। जैव विविधता का अर्थ बताएं तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियों को पारस्परिक संबंध को और उनका पर्यावरण से जो संबंध होता है उसको जैव विविधता कहा जाता है। फिर आपके अगला प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। अमीबा जो होता है उसमें आपके जनन होता है वो द्विखंडन विधि से होता है। अमीबा में द्विखंडन विधि के द्वारा जनन होता है। अंडाणु और शुक्राणु का संलयन निषेचन कहलाता है। मनुष्य, गाय, कुत्ते और जंतु शिशु को जन्म देते हैं, इसको जरायुज कहते हैं। और जो अंडे देते हैं उनको अनपरजक कहा जाता है। मुकुलन के द्वारा जनन हाइड्रा में होता है। हाइड्रा के अलावा यीस्ट में भी आपके जो जनन है वो मुकुलन के द्वारा ही होता है। एक आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन कमेंट करके बताना। आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन के दो उदाहरण आपको कमेंट करके बताना है। फिर आपको बल और दाब के जो सूत्र हैं उसका जो बताना है। तो दाब क्या होता है, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। और दाब का जो सूत्र होता है वो बल बटा क्षेत्रफल जिस पर बल लगता है। बल और दाब एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। जितना अधिक दाब लगेगा उतना ही अधिक बल उत्पन्न होगा, और जितना अधिक जो बल होगा उतना ही अधिक दाब उत्पन्न होगा। यानी कि बल बढ़ेगा तो दाब भी बढ़ेगा, और दाब बढ़ेगा तो बल भी बढ़ेगा। फिर आपके उदाहरण के द्वारा समझाना है कि आपके जो घर्षण जो मित्र और शत्रु दोनों कैसे हैं। शत्रु कैसे है घर्षण, तो घर्षण शत्रु इसलिए क्योंकि घर्षण के कारण गति करती हुई वस्तु की ऊर्जा काफ़ी मात्रा में जो उष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है, व्यर्थ चली जाती हैं। घर्षण बल है जो वाहनों में जैसे बस, ट्रेन, हवाई जहाज, रॉकेट आदि के वेग को निश्चित सीमा तक आगे नहीं बढ़ने देता है। घर्षण के कारण मशीनों की दक्षता का ह्रास होती, कमी होती है। घर्षण हमारा मित्र कैसे है, तो भाई घर्षण बल के कारण ही हम पृथ्वी की सतह पर चल सकते हैं। घर्षण के कारण ही हम कागज़ की सतह और पेन के शीर्ष के मध्य घर्षण बल के कारण ही हमें लिखने में सहायता होती है। ब्रेक लगने पर वाहन के पहिए और सड़क के मध्य घर्षण बल के कारण ही वो रोकने में सहायता करता है। घर्षण बल के कारण ही अपने जो ब्लैक बोर्ड पे लिख पाते हैं। फिर आपको व्याख्या करनी है सुचालक पदार्थ और आपके विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। तो सुचालक पदार्थ क्या होते हैं, वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत का प्रवाहित होने देते हैं उसको सुचालक पदार्थ कहते हैं। धातु विद्युत की सुचालक होती है। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, किसी चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है और इसके फलस्वरूप इलेक्ट्रोडों पर गैस के बुलबुले बनते हैं और इलेक्ट्रोड पर धातु के निक्षेप देखे जा सकते हैं। विलयनियों का रंग परिवर्तन हो सकता है। तो ये सभी विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव कहलाता है। अगला प्रश्न है कि आप अपने नेत्रों की देखभाल के कोई 2 सुझाव दीजिए। तो वे नेत्रों के लिए हमें कम से कम और कम या अधिक प्रकाश हानिकारक होता है, बहुत कम और बहुत अधिक प्रकाश हानिकारक होता है। तो अपर्याप्त प्रकाश से जो नेत्र खिंचाव हो सिर दर्द हो सकता है। तो ये आपको याद रखना है कि सूर्य या फिर किसी शक्तिशाली लैंप का अत्यंत प्रकाश, लेज़र टॉर्च का जो प्रकाश है रेटिना को क्षति पहुंचा सकता है। अपने नेत्रों को कभी रगड़ना नहीं चाहिए। नेत्रों में यदि कोई धूल का कण गिर जाए तो स्वच्छ जल से धोना चाहिए और कोई सुधार न हो तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सड़क सुरक्षा के कोई 2 नियम लिखिए। आंतरिक निषेचन, बाह्य निषेचन के कोई 2 अंतर बताना है और मानव कान का आपको नामांकित चित्र बनाना है। इसके अलावा वाहन चलाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अलैंगिक जनन की एक विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो वाहन चलाते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो वाहन चलाते समय ट्रैफिक लाइट का ध्यान रखना चाहिए। लाल बत्ती ट्रैफिक संकेत रुकने का देती है, हरी बत्ती चलने का देती है और जबकि पीली बत्ती सोच समझकर चलने का देती है। सड़क पार करते समय बनी काली और सफ़ेद पट्टी जिसको जेब्रा लाइन कहते हैं उसका उपयोग करना चाहिए। बाह्य निषेचन, इसमें नर और मादा युग्म का जो निषेचन होता है वो मादा के शरीर के बाहर होता है, इसको बाह्य निषेचन कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मेंढक, मछली, स्टारफिश। भ्रूण का विकास शरीर के बाहर होता है। आंतरिक निषेचन में नर और मादा के शरीर के अंदर जो शुक्राणु का उत्सर्जन होता है और इसी से जो है जो भ्रूण का विकास मादा के शरीर के अंदर होता है। जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी, सार्क, ये सभी आपके आंतरिक निषेचन के उदाहरण हैं। मानव कान की जो संरचना इसको आप अच्छे से देख लेना। और एक मानव का जो नेत्र है
इसकी भी संरचना आपको अच्छी प्रकार से देख के जानी है। फिर दो पहिया वाहन चलाते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वाहन चलाते समय। तो वाहन चलाते समय आपको जो हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए दो पहिया वाहन चलाते समय। चार पहिया वाहन चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट का उपयोग करना चाहिए। चौराहे पर लाल बत्ती होने पर रुकना चाहिए। फिर आपके अगला प्रश्न है कि लैंगिक जनन अलैंगिक जनन की दो विधियों का वर्णन कीजिए। तो एक विधि आपकी मुकुलन विधि। मुकुलन विधि के द्वारा जनन जो होता है वो हाइड्रा और यीस्ट में अलैंगिक जनन की विधि के द्वारा मुकुलन होता है। इस विधि में शरीर पर एक बल्ब की तरह एक संरचना बनती है जिसको मुकुल कहते हैं, और मुकुल पैतृक जीव से अलग होकर वृद्धि करता है और पूर्ण जीव विकसित हो जाता है। या आप इसमें डायग्राम के रूप में आप इसको लिख लेंगे, ये मुकुल कहलाता है। इसी प्रकार से यीस्ट में भी आपके जो ये ही आपके जो मुकुलन पाया जाता है। शोर या ध्वनि प्रदूषण कम करने के उपाय। तो रेडियो, टेलीविज़न, टेप रिकॉर्डर आदि की जो ध्वनि प्रबलता कम रखनी चाहिए, और सड़कों और घरों के आसपास जो पेड़ पौधे लगाने चाहिए। अगला प्रश्न है कि संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं। भोजन में आवश्यक पोषक पदार्थों की क्या महत्व है, और बल किसी आकृति में क्या परिवर्तन कर सकता है, उदाहरण देकर समझाइए। मानव की अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखकर उनकी नामांकित करना है। द्रव बर्तन की दीवार पर दाब डालता है, इसका सचित्र वर्णन करना है। तो संतुलित आहार देख लेते हैं। संतुलित आहार का मतलब ऐसा भोजन जिसमें जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण पर्याप्त मात्रा में समावेश होता है। तो हमारा जो भारतीय भोजन है वो जिसमें रोटी, चावल, दाल होती हैं, सब्जियां होती हैं, एक संतुलित आहार है। दूध जो होता है वो अपने आप में एक संतुलित भोजन होता है। भोजन में उपस्थित आवश्यक पोषक पदार्थ शारीरिक, मानसिक वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होते हैं। और दूसरा ये है आपके कि बल वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो बल जो है वो सत्य बात है कि वस्तु बल लगाने पर वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाता है। जैसे हम अगर फूले हुए गुब्बारे को हथेलियों के बीच में दबाएंगे तो उसकी आकृति बदल जाएगी। यदि हम रबड़ की गेंद को दबाने पर उसकी आकृति बदल जाती है। तो अगला प्रश्न आपके कि अंतःस्रावी ग्रंथियों का आपको नाम लिखना है और इनका आपको स्थिति बताना है। तो ये पीयूष ग्रंथि होती है सबसे ऊपर, इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ये वृद्धि हार्मोन स्रावित करती हैं और इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। थायराइड ग्रंथि गले में पाई जाती है, अंग्रेजी की एच आकार की होती है। इसके द्वारा जो थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, और आयोडीन की कमी से जो गलगन, गेंगा या अवट्टू रोग, गोइटर रोग होता है। एडिनल ग्रंथि ये रक्त में जो रुधिर में जो आपके लवण की, नमक की मात्रा को नियंत्रित करता है, और इसको आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। करो या मरो हार्मोन इसको कहा जाता है। अग्न्याशय ग्रंथि, इसमें जो इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, और उसकी कमी से मधुमेह, डायबिटीज़ रोग होता है। स्त्रियों में अंडाशय होता है, और ये मादा जनन हार्मोन के रूप में जाना जाता है, इसको स्त्री हार्मोन कहते हैं। और एस्ट्रोजन हार्मोन यहाँ से स्रावित होता है। पुरुषों में जो वर्षण होता है, और ये नर जनन हार्मोन के रूप में टेस्टोस्टेरोन या फिर पोरुष हार्मोन स्रावित करता है। तो ये डायग्राम आपको अच्छे से बना के जाना है। इसके अलावा आपके बर्तन जो दीवार पर द्रव बर्तन की दीवार पर दाब डालता है, वर्णन करना है। तो ये आपके प्रयोग दे रखा है कि द्रव जो बर्तन की दीवार पर किस प्रकार से दाब डालता है, ये वाला डायग्राम आपको इसमें बना के जाना है। एक गहराई बढ़ने पर जो किस प्रकार से दाब में वृद्धि होती है, इसका एक जो डायग्राम आपको बनाना है कि एक 3 आपके इसमें छेद कर देने। जो ऊपर वाला छेद होगा वो तो आपके पास में गिरेगा पानी, बीच वाला थोड़ा आगे गिरेगा, और नीचे वाला सबसे आगे गिरता है। तो ये आपके जो डायग्राम है वो बना के जाना है। इसके अलावा तड़ी चालक का चित्र बनाकर किस प्रकार वाहनों को बचाने का सहायता करता है, वर्णन करना है। परावर्तन कितने प्रकार का होता है, चित्र बनाकर समझाना है। उचित चित्र बनाकर समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, वर्णन करना है। परावर्तन किसको कहते हैं, और उचित चित्र बनाकर परावर्तन के दोनों नियम लिखना है। तो ये तड़ी चालक है, इसका आपको नामांकित चित्र बनाकर देख लेना है इसको अच्छे से। और फिर आपके तड़ी चालक क्या होता है, तो तड़ी चालक एक ऐसी युक्ति होती है जिसका उपयोग भवन को तड़ित के प्रभाव से बचाने में किया जाता है। तो किसी भवन के निर्माण के समय उसमें दीवारों में उस भवन की ऊंचाई से अधिक लंबाई की एक धातु की छड़ को स्थापित कर देते हैं। इसका एक छड़ का जो एक सिरा होता है वायु में खुला रखते हैं, और दूसरा सिरा जमीन में काफ़ी गहराई तक दबा देते हैं। और धातु की जो छड़ होती है विद्युत आवेश को जमीन में पहुंचने के लिए मदद करती है, सरल पथ प्रदान करती हैं, जिससे कि भवन को कोई जो क्षति नहीं होती है। परावर्तन कितने प्रकार का होता है, तो परावर्तन 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है आपका नियमित परावर्तन, जब प्रकाश किसी समतल चिकने पृष्ठ पर आपतित होता है तो समतल दर्पण पर जो समांतर किरणें आती हैं, तो वापस परावर्तन के बाद जो समांतर ही जो हो जाती हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक निश्चित दिशा में परावर्तन होता है, इसको नियमित परावर्तन कहते हैं। इसका डायग्राम आपको ये वाला बनाना है। फिर आपके जो विसरित परावर्तन होता है, तो किसी खुरदरे पृष्ठ पर जो प्रकाश की किरणें समांतर आती हैं, लेकिन परावर्तन के बाद में वो अलग अलग दिशाओं में परावर्तित हो जाती है, इसको विसरित या फिर आपके अनियमित परावर्तन कहते हैं। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो ये कि 2 गुब्बारे एक दूसरे को जो फुलाकर जो लटका देते हैं,
और वे एक दूसरे को जो स्पर्श न करें और दोनों गुब्बारों को किसी ऊनी कपड़े से रगड़ कर छोड़ दे तो देखते हैं कि दोनों गुब्बारे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने पे दूर हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोनों गुब्बारे एक ही ऊनी कपड़े से रगड़ा गए हैं, तो उन पर जो आवेश है वो भी समान आ जाता है और वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देते हैं। फिर ये आपके गुब्बारे वाला डायग्राम आपको बना लेना। परावर्तन क्या होता है, तो जब कोई प्रकाश की किरण की सतह पर आपतित होकर उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये वाला डायग्राम आपको अच्छे से बना लेना। प्रकाश की किरण आती है और वापस टकरा करके उसी माध्यम में लौट जाती है, इसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के आपकी जो नियम है वो आपको याद कर लेना है। पहला नियम तो ये है कि आपतन कोण और सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। कोण I बराबर कोण R होता है। अभिलंब के साथ में जो आपतित किरण कोण बनाती है उसको आपतन कोण कहते हैं, इसको I से लिखते हैं। परावर्तन के बाद जो परावर्तित किरण है वो अभिलंब के साथ में जितना कोण बनाती है उसको परावर्तन कोण कहते हैं, उसको R से लिखते हैं। तो कोण I और R दोनों बराबर होते हैं और इसके लिए आपको याद रखना है कि जैसे मान लो कोण I का मान आपके 30 डिग्री है तो कोण R का मान भी आपके 30 डिग्री ही होगा, ये दोनों बराबर होते हैं। दूसरा नियम है कि आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ आपतन बिंदु पर एक ही तल में, अभिलंब एक ही तल में स्थित होते एक ही बिंदु पर। तो इस प्रकार से ये पूरा आपका जो पेपर है इसको अच्छे से देख के जाना। और ये क्वेश्चन पेपर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से खूब सारे प्रश्न आज के पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज का जो पेपर बहुत ही शानदार जाएगा आपके और आपके 80 में से 80 का जो स्कोर आपको प्राप्त होगा। ऐप के ऊपर जो मैंने आपकी 2 टेस्ट डाल रखे हैं उनको ज़रूर देख के जाना। इसके अलावा आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके जो सामाजिक का पेपर है पूरा आपके इसी चैनल पर आएगा, क्योंकि वो जो आपका मेन चैनल है उसके ऊपर आपके जो 7 दिन तक यूट्यूब ने आपकी जो अपलोडिंग है वो वीडियो बंद कर दी है। तो पूरा जो पेपर आपका इसी के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना जो पेपर है उसको अच्छे से तैयार कर लेना। और आज के पेपर के लिए आपको ऑल द बेस्ट है, ठीक है। आपका जो स्कोर है बहुत ही बेहतर होगा और बहुत ही शानदार होगा। अगर आप इसको अच्छे से आपका कर लेते तो मेरी गारंटी आप 80 में से 80 का जो स्कोर पूरा करके आएंगे और टैबलेट का जो सपना इस बार आपका वो पूरा होगा। ऐप के ऊपर आपकी जो टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है, अगर आप चाहें तो आप 49 में टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और बोर्ड के जो पेपर वगैरह आपको सभी अपने ऐप के अंदर आपको PDF के रूप में उपलब्ध है, तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो।